एक गांव और शहर की कहानी कितनी बिखर गई वो आप सब लोग एमए के दौर में पढ़ सुन चुके होंगे। पर इसमें गांव से लेकर यूरोप की कहानी बिखरी नहीं। इन तीनों जगह की स्त्रियों की कहानी का रसायन ऐसे ही बन गया जैसे पानी में शक्कर। वो जबरदस्ती जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है और ये कहने की जरूरत भी नहीं लग रही है कि इसमें किसी सार्वभौम बहनापा को देखने की कोशिश की जा रही है। पाठक चाहे तो देखिए। ये डायरी है और हिंदी में डायरी लेखन का इतिहास पुराना है, फिर भी जो जॉनर है, जो विधाएं हैं, उसकी अगर वर्ण व्यवस्था को समझा जाए तो डायरी की हालत शूद्रों से ज्यादा अच्छी नहीं है। बहुत सारी विधाओं की स्थिति इतनी दबी रहती है कि कोई कोई रचनाकार आकर उसमें लिखकर अपनी लेखन के जरिए उस विधा की हैसियत को भी आगे बढ़ाता है। हम लोगों को पढ़ाते थे यहाँ तलवार साहब, तो जिक्र करते थे परछाई का और कहते थे परछाई के लिखने से, व्यंग लिखने से, व्यंग्य वर्ण व्यवस्था में शूद्र से ब्राह्मण तो नहीं बना पर द्विज जरूर हो गया, बनिया तक तो जरूर ही आ गया होगा। तो जो डायरी है उस ये दे ही देश के जरिए इस जॉनर का, इस विधा की हैसियत भी ऊपर बढ़ी है। पर इसमें चिट्ठियां हैं, वो कमाल की हैं, खूबसूरत किस्म के गद्य हैं और दिल दहला देने वाले तथ्य हैं। ये ऐसे तथ्य हैं और ऐसी कहानियां हैं जो आपकी नींद को खराब कर सकती है, आपके दुख का शमन कर सकती है, आपको बेचैन कर सकती है और ये बताती हैं कि युद्ध भूगोल में और इतिहास के किसी कालखंड में तो समाप्त हो जाता है, पर जो उस युद्ध की यातना को झेलते हैं उनकी स्मृतियों से समाप्त हो पाता है क्या? वो रोज झेलते हैं युद्ध। एक चिट्ठी के जरिए गरिमा श्रीवास्तव भारत की उन स्त्रियों को याद कर रही हैं जो अपनी गृहस्थी का युद्ध झेल रही हैं। गृहस्थी का युद्ध और बोस्निया, सर्बिया, क्रोएशिया की उन स्त्रियों का युद्ध अलग अलग है। खैर, एक दूसरी चीज, ये लड़ाई हो क्यों रही है? ये लड़ाई हो रही है अपने देश सर्बिया को ग्रैंड सर्बिया बनाने के लिए। सर्बिया के लोग क्रोएशिया के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और उसको शुद्ध करने का अभियान चला रहे हैं। अपने राष्ट्र को ताकतवर और अपने राष्ट्र के सम्मान की आग में वो कितने लोगों को जला दे रहे हैं इसका उन्हें अंदाजा नहीं। पिछले कुछ सालों में दुनिया के ज्यादातर देशों में कट्टर किस्म के राष्ट्र की अवधारणा का यकीन बढ़ने लगा है। कम से कम चुनाव के परिणाम यही बता रहे हैं और राजनीति का सूर्य दक्षिणायन होने लगा है लगभग हर जगह। पर इन सब जगहों पर हमेशा शिकार कौन होगा? शिकार होगी आधी आबादी, स्त्रियां। और स्त्रियों की पहचान जो एक किताब शिद्दत से उठाती है कि हम सबकी एक अस्मिता तो कतई नहीं है, हम एक साथ किसी भाषा की अस्मिता के भी हैं, किसी समाज और तबके की अस्मिता के भी हैं, किसी भूगोल की अस्मिता के भी हैं और हम अलग अलग वक्त पर इसका उपयोग भी करते हैं। पर जब यही अस्मिताएं अपने विभत्स रूप में आती हैं तो उसी से पैदा होती है देश। ये अस्मिताएं स्त्रियों को खासकर केवल उनकी
सारी शख्सियत और उनकी सारी पहचान को गायब करके योनि मात्र में तब्दील कर देती है। संभव है ये पहचान वो नहीं बनाना चाहते, और मनुष्य के तौर पर तो कभी उनकी पहचान रह ही नहीं होगा। आप इस वृत्त को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यह भी दिखेगा कि हमारा जो अदर है वो अपने हित के हिसाब से और हम पर हमसे बदला लेने के हिसाब से हमारी अस्मिता को तय कर देता है। सर्बिया में रहने वाली क्रोएट महिलाएं क्या ये चाहती होंगी कि उनकी पहचान केवल क्रोएट के तौर पर की जाए, या वो पागल और हिंसक और सबसे घृणतम लोग जो दीगर इलाके या दीगर भाषा या दीगर धर्म की महिलाओं की कोख से उनके बच्चों को निकालकर अपना तथाकथित शुद्ध वीर्य डाल देते हैं ताकि बिल्कुल शुद्ध उनके हिसाब से पीढ़ी तैयार हो जाए। और इसमें पड़ोसी भी होते हैं। गरिमा जी ने ऐसी कई कहानियां बताई है। एक कहानी है 1992 अप्रैल की, हासेसिस नामक स्त्री की, जिसका पड़ोसी मिलान जब उसको कहता है कि कपड़ा उतारो, उस स्त्री को लगता है मजाक कर रहा है, और वो तो कई सैनिकों के साथ है। आलम यह हो जाता है कि आगे से वो जब किसी को देखती है तो खुद कपड़ा उतार देती है। जब मैं यहां तक गया था तो मुझे मंटो की कहानी खोल दो याद आई, और आगे के किसी सफे पर जब गया तो गरिमा जी को भी उसी कहानी की याद आई थी। जब उस लड़की लेटाई हुई है अस्पताल की वार्ड में डॉक्टर के पास, और उसका पिता वहां खड़ा है और वो पहचान लेता है कि ये लाश मेरी बेटी है। डॉक्टर खिड़की खोलने के लिए कहता है खोल दो, और उस स्त्री के साथ इतने जघन्य बलात्कार हुए हैं कि उसके अवचेतन में भी, बेहोशी में भी केवल खोल दो याद रहता है। और डॉक्टर के कहने पर कि खोल दो खिड़की, वो अपना सलवार खोल देती है। न सिर्फ चेतन बल्कि अवचेतन को बदलने का काम ये राष्ट्रवाद के उन्मादी लोग किया करते हैं। आप याद कीजिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई, नरोदा पाटिया को गुजरात के कत्लेआम के बाद की घटना है। आप याद कीजिए उर्वशी बुटालिया के खामोशी के उस पार को, जिसमें ऐसी कितनी अनगिनत कहानियां हवाओं में दफन हो गई हैं। और ये कहानियां मुमकिन है कि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन में इसके खतरनाक गंध को महसूस न किया जा रहा हो, वो सूंघने में न आई हो, सामान्य आंखों से वो दिख न रही हो, सामान्य मस्तिष्क और मन से उस तक पहुंचा न जा रहा हो, पर शोध के जरिए ये वहां पहुंचती है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने यूरोप की यात्रा और वहां अध्यापन के बाद इतना सदुपयोग किया होगा। निर्मल जी ने किया था और भी बहुतों ने किया होगा। पर एक ऐसी जगह जहां मित्रविहीन होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और वक्त काटना सबसे खतरनाक काम, वहां एक स्त्री अपने वक्त को इस तरह से ढाल लेती है कि एक नए किस्म का तथ्य और एक बेहतरीन कलात्मकता के साथ उसको बताती है। मित्रों, युद्ध नीति के तौर पर बलात्कार की नीति को अपनाया गया और अपनाया जाता रहा है, पर यह बलात्कार की नीति अपने आप में नीति के साथ
बलात्कार नहीं तो क्या है। और ये नीति नियत और न्याय को कितना दूर धकेल देती है, क्या ये कहने की जरूरत है? अमूमन जब हम खबर पढ़ते हैं, तथ्य देखते हैं, तो सिर्फ हमारे सामने, आंखों के सामने आंकड़े घूमते हैं। 10, 20, 50, 100, 1000, लाख। पर इसके लेखन की शैली इतनी ताकतवर है कि इसको पढ़ने के बाद आपकी आंखों के सामने और आपके मस्तिष्क में संख्या नहीं घूमेगी, घूमेंगी स्त्रियां। और वो निर्वसित स्त्रियां, या वो गृहस्थी की युद्ध लड़ रही स्त्री, या अपनी सारी प्रतिभा को नष्ट कर देने वाली स्त्री, या अपने प्रेम में बार बार धोखा खाई हुई। और जरा सोचिए, जो आंकड़े हैं और आंकड़ों का खेल तो पिछले 4-5 साल से कितना खिलाया जा रहा है हम लोगों के सामने, कि सब कुछ सिर्फ आंकड़ा ही देता है। और आंकड़े, कोई जांच एजेंसी बताती है कि 20,000 लोगों के साथ रेप हुआ, कोई बताती है 50,000 लोगों के साथ रेप हुआ। और सबसे भयावह तो यह कि इसके विश्लेषण के दौरान बताया जाता है कि अपने पति से अलग रहने के बाद, पति के दूर चले जाने के बाद, ये स्त्रियां खुद उन सैनिकों के साथ संबंध बनाती हैं। जो शांति के प्रयास होते हैं, वो खुद शांति के प्रयास में भी स्त्रियों के शरीर को, शांति के प्रयास में गए हुए तथाकथित जो दूत हैं, सैनिक हैं, उनके मनोरंजन और उनकी थकान मिटाने वाले एक पण्य के अलावा क्या समझा जाता है? उनके लिए बसाया जाता रहा है पहले से भी। हमारे देश में भी औपनिवेशिक काल में सैनिकों के लिए किस तरह बसाया गया रेड लाइट इलाका, ये वहां भी है। वहां जाने के बाद अगर ये स्काइप या टेलीफोन के सहारे अपने मित्रों से बात करती, जिसका इन्होंने संकेत भी दिया है कि किसी दूतावास के व्यक्ति ने, दूतावास के किसी व्यक्ति ने सस्ते कॉल के बारे में भी बताया, तो ये दस्तावेज और ये मार्मिक दस्तावेज सामने नहीं आता। इसमें बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिससे आप, हम, बहुत लोग वाकिफ भी हैं। कलकत्ता की एक्टिविस्ट और प्रोफेसर चंद्रा मैडम को सब लोग जानते होंगे। उनको समझाइश भी है और सिखावन भी है कि आप अपनी आत्मकथा लिख दीजिए और छोड़िए इन सारी चीजों को। इसमें यूरोप और भारत की स्त्रियों के बीच के फर्क को चूहल ढंग से बताने की कोशिश भी है कि हम तो यहाँ 60s नॉटी और हमारे यहाँ तो उसके बाद जीवन समाप्त, कुछ भी इच्छा, आकांक्षा, जिजीविषा कुछ भी नहीं, किसी तरह खोया जा रहा है। उन स्त्रियों की अगर खतरनाक स्मृतियां हैं जो हमें बेचैन करती हैं, तो कुछ गुदगुदाने वाली स्मृतियां भी हैं और कुछ बहुत कोमल किस्म की स्मृतियां भी हैं। आप चाहें तो खूबसूरत गद्य के लिए भी इसके कुछ हिस्से को पढ़ सकते हैं। मैं 2 हिस्सा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वही आते आते मन कुछ स्थिर हो चला है, ज्यों नियति को स्वीकार लिया है मेरे मन ने। अब आत्मीय परिजन ऋषि शिद्दत से नहीं याद आते, तो क्या आत्मीय परिजन भी एक अभ्यास ही होते हैं जिनको देखते सुनते मोह ही जीवंत हो उठता है। और मोह होता क्या है? जितना मोह उतनी विकलता। मोह भंग होने पर भी स्मृतियां ही तो जीवित रहती हैं। स्मृतियों के सहारे जीवन समुद्र पार करने वाले की दुनियादारी की भाषा में मूर्ख कहा जाता है,
लेकिन जीवन के कठोर वास्तव के धरातल पर मोह कैसे लेन देन में बदल जाता है। आप मोह में बंधे रहिए, दुनिया अपने रास्ते चलती रहेगी। नदी का कोई पानी रुका नहीं रहता आपके लिए कि आप जाएं और पुरानी दुर्गी की ठंडक से तरोताजा हो जाएं। रुका हुआ पानी सवांध देने लगता है। परिंदे की इस लतिका को याद कीजिए। ये स्मृतियां अगर ठहर जाती हैं तो कैसे सवांध पैदा कर देती हैं। फिर वो कोमल संबंधों को याद करना या रागात्मक रिश्तों को याद करना भर नहीं रह जाती। ज्यादा खोजने खंगालने पर कीचड़ और गाद में लिपटी आपस में उलझी सेवार ही हाथ लगती है। साफ पानी तो कब का आगे बढ़कर रास्ता खो चुका होता है। ज्यादा आत्मीयता खोजने पर शून्यता ही हाथ लगती है। एक कहानी है इसमें जिसमें एक स्त्री अपने भाई के भूख और परिवार की माली हालत की खराब होने की वजह से झांसे में आकर चली जाती है नौकरी खोजने। और अब उसका प्रेमी कहता है कि मैं मछली मारकर हम लोग जीवन यापन कर लेंगे। वो इंतजार करते रहता है और वहां जाने के बाद वो वैश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दी जाती है और फिर लौट नहीं पाती। लेखिका को वो स्त्री मिलती है, गांव में बात करती है, हर महीने पैसे भेजती है, पर वापस लौटने का नहीं सोचती। उसका प्रेमी 2 बच्चों का पिता बन गया है। वो याद करती है कि अब जब वो मछली मारने जाता होगा तो घर में उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती होगी। वो नहीं लौटती। जरा याद करें आषाढ़ के एक दिन के कालिदास को। जब वो परेशान होता है तो इसकी परवाह नहीं करता कि मल्लिका इंतजार कर रही होगी या नहीं, या मल्लिका के जीवन में कोई विलोम आ गया होगा, या शरद चंद्र का देवदास भी तो नहीं इंतजार करता, पर स्त्री को इंतजार करना पड़ता है। शरद चंद्र के देवदास और मोहन राकेश के कालिदास के पास ये सुविधा है कि वो इसकी परवाह किए बगैर अपनी पूर्व प्रेमिका के वर्तमान को भुलाकर उसके पास चला जाए। पर क्या कोई स्त्री भी ऐसे जा सकती है? बहुत पहले की देखी हुई एक फिल्म पूरब और पश्चिम जो बहुत ही सरलीकृत ढंग से पूरब और पश्चिम को दिखाती है, उसमें भले ही कह दिया गया हो कि जब तुम्हारा दिल टूट जाए, जब तुम परेशानी में हो तो आ जाना, पर क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है? फिक्शन में तो हो सकता है, जीवन में शायद मुमकिन नहीं। एक दूसरा हिस्सा पढ़िए जहां वक्त मछली की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल जाता है और हम उसे रोक नहीं पाते। उसने कहा था तुम केश बांधो तो सही, बाल बांधे तो सुन पड़ा अचानक। किसने कहा था? किसने तो कहा था तुम्हारे घुंघराले केशों को अपनी उंगलियों से सुलझाना चाहता हूं, रोज रोज उतारना चाहता हूं तुम्हारे भीतर नाग चंपा की गंध। नाग चंपा नहीं जानती? नाग चंपा बुद्धू हो तुम, वही जो जंगल में पहाड़ियों पर उगाती है। यूं ही एक बार आओ, इस गंध से एक आकार कर दूं तुम्हें, भूल नहीं पाओगे उस अद्भुत नाग चंपा की गंध को। कौन था? किसने छोड़ा था आगे बढ़ा हाथ यूं ही बीच रास्ते में? कहा भी नहीं कि ठहरो यहीं, यहां से आगे सांस चलेंगे, और घुंघराले केश यूं ही रह गए हम सुलझे। सुलझाना आसान होता है क्या? मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। कुछ नहीं सुलझता, न हम न जीवन। जीवन जैसे जिसे मिला है उसे वैसा ही जीना पड़ता है। तो कुछ भयावह किस्म की कहानियां हैं, तो कुछ वैसी कहानियां भी हैं जो है तो विछोह की, वियोग की और ब्रेकअप की, पर ये
एक राग को याद दिलाती है। क्या दुनिया वास्तव में इतनी खतरनाक है? क्या दुनिया में इससे दीगर किस्म के चरित्र नहीं? देह ही देश ऐसा नहीं करते। इस दुनिया में एक वही स्त्री है, उसके पति का जिक्र नहीं है जिसका होना चाहिए था। हरवा तिनेक, उसका पति 60 साल का है और 20 साल से वो मानसिक यंत्रणा झेल रही पत्नी के साथ है, यानी 40 की उम्र में उसकी पत्नी के साथ बलात्कार हुए हैं। वह बताता है अपनी पत्नी को मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने के उपाय के लिए वह 20 साल से एनजीओ में आता जाता है। वह कहती रही कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं। बलात्कार में मेरी हंसमुख चिंताधीन पत्नी को रातों रात आमूलचूल बदल डाला। हमने बड़े दुर्दिन देखे, ऐसे में विवाह टूटना अस्वाभाविक नहीं, पर ऐसा कोई भी जो यातना का भोक्ता या साक्षी न हो समझ नहीं सकता। मेरी पत्नी ने कई बार खुद को और मुझे मारने की कोशिश की। सर्वों ने उसके तन मन को छीन डाला। वह रात रात भर रोती और हर हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहता था। पत्नी ने बहुत कुछ ऐसा किया जिसे बताना नामुमकिन है। आज भी वह एक छोटी बच्ची की तरह ही है जिसकी हर जरूरत का ख्याल मुझे रखना है। ऐसे लोग भी हैं। बहुत सारी स्त्रियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई पर डर के मारे अपने पति को नहीं बताती। कुछ लोग, कुछ तो ऐसे भी पति हैं इसमें, बलात्कार की घटनाएं और चेतन में आने के बाद स्त्रियों के शरीर में उनको गर्मी नहीं दिखती और उस ठंडी की वजह से वो तलाक ले लेते हैं। तो ऐसे किरदार भी कम ही सही। देह ही देश को जब हम पढ़ेंगे, और जब मैंने पढ़ा तो उससे निकलना आसान नहीं था, पर उससे निकलने और कोई बाइनरी बनाए बिना बदले की भावना से मुक्त रहने और मुक्त रहने की प्रेरणा देने वाले लोग भी इसमें दिखे। बोस्नियाई स्त्रियों पर शोध करने वाली जेस्मिया हुस्लावाइच ने कहा, लिखा है, चोटों को भूलो, दर्द की जगह आनंद और सुख के बारे में सोचो। अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता से आशा की राजनीति की ओर बढ़ो। जीवन से बड़ा कुछ नहीं। स्मृतियां और यातनाएं भी नहीं। अतीत के उत्पीड़न से जीवन का वर्तमान तो खत्म नहीं हो जाता। जीवन को सहज जीने के लिए किसी न किसी दर्शन की जरूरत पड़ती है। हम भले कह लें कि दर्शन की बात बखारना बड़ा सहज है, पर उन कड़वी यादों के बाहर आना मुश्किल है। और इसके अलावा चारा भी क्या है? गरिमा श्रीवास्तव की कृति देह ही देश हिंदी में डायरी लेखन और संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, कई चीजों के मिश्रण से सामने आई है और ये इस जॉनरे को भी ऊपर उठाएगी और हम सबको जहां तक हम होंगे उससे ज्यादा संवेदनशील तो जरूर ही बनाएगी। आपने ध्यान से सुना, बहुत शुक्रिया।